हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग और डीबीटी जेआरएफ 2000 के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 यहाँ पे रहने वाला है। एंड जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स, वो आपको इसी चैनल पर डीबीटी जेआरएफ की जो प्लेलिस्ट है वहां पर मिल जाएंगे। उनको जाकर के प्लीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो है वहां पे हमने डिस्कस करे हैं, जो कि आपको डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ के एग्जाम में। आज का हमारा लेक्चर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे रहने वाला है। एंड लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। एंड वीडियो को शेयर जरूर से करें। ऑलराइट, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। So your first question is how many words can be formed with the letters of the word। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, कौन से टॉपिक से यहाँ पे आया है, दैट इज योर परमुटेशन। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइए, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितने वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड हैं फ्रॉम दिस वर्ड, ठीक है, कितने लेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है, दैट इज PATALI, ठीक है, पाटली पुत्रा। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने वर्ड्स आएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले ये काउंट करना है इसमें कितने लेटर्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, दैट इज 11 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब इतना काम हो गया। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर कोई वर्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेड या कोई लेटर जो है यहाँ पे रिपीटेड तो नहीं है। हाँ, आप देख सकते हो जो P है, ठीक है, P इज रिपीटेड। ओके, ये 2 टाइम्स जो है P यहाँ पे रिपीटेड है। एंड A जो है वो 3 टाइम्स पे रिपीटेड है। ठीक है, A भी यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीटेड है, दैट इज 3। एंड कोई और रिपीटेड है, हाँ देखो T वर्ड जो है ये भी 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीटेड है। ठीक है, T 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीटेड है, और कोई वर्ड नहीं है ना रिपीटेड। तो जो भी रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, रिपीटेड जो भी चीजें होती है उनको हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, ये इसमें दो दो फैक्टोरियल एक और नहीं दिया गया है। ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें 1 है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। 11 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकेंड आंसर होगा आपका, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया कैसे किया। ठीक है, जो भी रिपीटेड होगा उसको आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, क्योंकि वो 2 बार यहाँ पे आ गया ना, इसलिए। ऑलराइट, अब इसको इतना ही यहाँ पे आंसर पूछा है, आगे आप सॉल्व करने की जरूरत इसको नहीं है। ठीक है, बट आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज you are measuring blood glucose level by glucose oxidase method, following are the absorbance values। ठीक है, ये आपके पास कुछ absorbance values दी गई है that you got from the standards and the test samples, determine the glucose concentration in the test sample। यहाँ पे आपको ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन दी गई है एंड यहाँ पे आपको एब्जॉर्बेंस दी गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड अगर हम कंसंट्रेशन को x मान लेते हैं और जो एब्जॉर्बेंस है उसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज x इज इक्वल टू वाई अपॉन m। ठीक है, m क्या है, m है आपके पास योर स्लोप। ठीक है, अब स्लोप को निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लोप निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y2 y1, ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, यानी कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है रेंज है एक। ठीक है,
यानी कि आपको इसको इससे माइनस करना है एंड इसको जो है आपको इससे माइनस करना है, तो आपको ये वाला सैंपल का वैल्यू हमें पता चलेगा। तो स्लोप कैसे निकलेगा, y2 हम यहाँ पे मान लेते हैं 0.240, ठीक है, माइनस करेंगे सबसे फर्स्ट वैल्यू को, दैट इज 0.12, ठीक है, अपॉन, ठीक है, x2 यहाँ पे लेंगे हम 0.8 माइनस 0.4, ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे, दैट इज 120 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0.2। ऑलराइट, सो इसको आप क्या करोगे, अच्छा सॉरी, 0.8 माइनस 0.4 आएगा आपके पास 0.4, ठीक है, सो 0.4 से आप इसको कट करोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 0.3। ओके, तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है वो कितनी आ गई, दैट इज m हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया 0.3, ठीक है, एंड जो y है हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, सो x इज इक्वल टू y अपॉन m, y हमारे पास गिवन है, दैट इज 0.210 अपॉन 0.3। ऑलराइट, तो इसको यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, दैट इज 0.070, ठीक है, कितना आएगा 0.070, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी वैल्यूज को भी आप इसी फॉर्मूले से, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये वाली रेंज की ये अगर सेकंड आपको फाइंड आउट करने की कैसे आई है, सही है या नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्रॉस चेकअप कर सकते हो। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, A 100-meter long train is running at the speed of 68 km per hour. A man is also running in the same direction with a speed of 8 km per hour. In what time the train overtake the running man? So आपको ये बताना है कि कौन से टाइम में जो है वो ट्रेन, ठीक है, जो भी आदमी वहां पे साथ में दौड़ रहा है उसको ओवरटेक करेंगे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से एक ट्रेन जो है, ठीक है, ये एक ट्रेन आप मान लीजिए कि ट्रेन है एंड ये रन कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और साथ ही साथ एक आदमी है, ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अब जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ यहाँ पे दी गई है दैट इज 100 मीटर्स, ऑलराइट, एंड इसकी जो स्पीड हमें दी गई है वो कितनी है, दैट इज 68 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और ये जो आदमी है, एक मैन है यहाँ, इसकी जो स्पीड हमें दी गई है वो दी गई है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट। सो सबसे पहले बात, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं या फिर साथ में मूव कर रहे हैं, आइदर सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, तो इस केस में जो होता है, जो स्पीड होती है हमारी वो कैसे निकलती है, वो निकलती है एज अ रिलेटिव स्पीड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। सो रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब भी कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो क्या होता है, जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है वो आपस में क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है जी। एंड जब भी कोई टू मूविंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, वो आपस में प्लस हो जाती है, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जो है कितनी आएगी, दैट इज यहाँ पे माइनस होगा इस केस में क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 68 माइनस 8 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो आंसर आपका सेकंड में दिया गया है और हमारे पास जो है यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। सो जब भी जो किलोमीटर पर आवर होता है, अगर उसको आपको मीटर पर सेकंड में आपको उसको निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे बताते हैं आपको, ठीक है, व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो जो स्पीड होती है आपको उसको 5/18 से क्या करना होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और जब भी आपको जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड है वो आपको मीटर पर सेकंड से क्या करनी है, किलोमीटर पर आवर में
कन्वर्ट करनी है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो स्पीड को है, जो स्पीड है उसको 18/5 यानी उल्टा करके इसको इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके जो है यूनिट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्पीड आपको फटाफट से इसमें मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट कर लेनी है। ठीक है, तो स्पीड को, ठीक है, इज इक्वल टू 60 इंटू, ठीक है, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है यानी कि 5/18। ठीक है, तो अगर ये कट हो रहे हैं आपस में तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप। यहाँ से अगर 2 से हम इसको कट करेंगे, ठीक है, एंड 2 9 जा 18, ठीक है जी, एंड यहाँ पे 3 10 जा एंड 3 3 जा 9। ठीक है, यानी कि ये आ गया आपके पास 50/3। स्पीड है आपके पास कितनी, 50/3। ओके, तो आपको अब यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, दैट इज योर डिस्टेंस आएगी आपकी कितनी, 100, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 100 अपॉन, ठीक है, 100/50/3। ठीक है, ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 इंटू 3/50। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो गया 10, एंड 3 2 जा कितना हो गया, दैट इज 6। 6 सेकेंड जो है आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को, मैन को आगे ओवरटेक करने में, दैट इज वो 6 सेकेंड। योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन one molecule of phosphatidylate in a acetol 4,5 is phosphate PIP2 is cleaved into one molecule each of inositol pre, यानी कि IP3 और डैग में इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे कौन सा एंजाइम है जो कि आपका जो PIP2 को, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज योर IP3 प्लस डैग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये रिसेप्टर है एंड ये जो है जी आपका गुआनोसाइल, ठीक है, गुआनोसाइल यानी कि GPCR रिसेप्टर यहाँ पे है, GQ रिसेप्टर यहाँ पे दिया गया है, और GQ रिसेप्टर जो है यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी जो होता है, ठीक है, फोस्फोलाइपेज सी यहाँ पे PIP2 है, फोस्फोलाइपेज सी को कन्वर्ट करता है IP3 में, ठीक है, जो कि कैल्शियम को क्या कर देते हैं, कैल्शियम को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा करके और कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, और फर्दर इसकी सिग्नलिंग होती है एंड साथ ही साथ ये IP3 के साथ ये डैग में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाकी इसकी फंक्शन आगे होती है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो PIP2 को कन्वर्ट करता है IP3 और डैग में, दैट इज योर फोस्फोलाइपेज सी। ठीक है, यानी कि योर फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गिवन टेबल बिलो कॉलम ए लिस्ट 3 यूकेरियोटिक RNAs यहाँ पे दिए गए हैं, सो आपको यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो जो RNA पॉलीमरेज ए है, तो RNA पॉलीमरेज ए क्या करता है, ये आर, ठीक है, आर जो राइबोसोमल जीन्स होते हैं उनको सिंथेसिस करता है, यानी फर्स्ट मैचेस विद थर्ड, एंड टू RNA पॉलीमरेज सेकंड होता है, ठीक है, ये mRNA बनाता है, miRNA या SNRNA इसकी सिंथेसिस करता है, एंड जो RNA पॉलीमरेज 3 होता है ये tRNA एंड 5s rRNA क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, सो योर फर्स्ट मैचेस विद सी, ठीक है, एंड योर सेकंड मैचेस विद ए, ठीक है, एंड योर थर्ड मैचेस विद बी, सो योर लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो कुछ ऐसे जो है इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर प्रिपेयरिंग 100 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 मिलीमोलर ट्रिस, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, इसका फॉर्मुलेशन वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट आप कह सकते हो,
बफर, ठीक है, 10 मिलीमोलार जो NaCl यहाँ पे दिया गया है, एंड 5 जो है, ठीक है, 5 मिलीमोलार EDTA यहाँ पे दिया गया है, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द इंग्रेडिएंट्स वुड बी, ठीक है, यानी कि आपको जो ट्रिस है या फिर NaCl है वो आपको यहाँ पे इसका मास निकालना है कि ग्राम्स में दिया गया है और ये जो है ml में, तो ये सॉल्यूशन में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन है। तो आपको यहाँ पे स्टॉक सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन दिया गया जो कि 500 ml है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान रखनी है, ठीक है। जो 1 मिली मोलार होता है, ठीक है, उसको अगर हम मोलार में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 0.001 मोलार, ठीक है। एंड जो मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एंड जो एक डाइल्यूशन फॉर्मूला है, ठीक है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, तो आपको डाइल्यूशन फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, EDTA दिया, सॉरी ट्रिस दिया गया है, जिसके, ठीक है, और जिसका जो है वो इसकी जो मिली मोलार में दिया गया है, तो सबसे पहले इसको हम मोलार में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 मिली मोलार जो होता है वो कितना हो जाएगा, दैट इज योर 0.5 0.5 लीटर्स, ठीक है। इसको हम, सॉरी, 0.05 मोलार, सॉरी सॉरी, इट वुड बी योर, इसको हम मिली मोलार में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मोलार, ठीक है। और इसको जो है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो 500 ml में दिया गया है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 500 ml है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.5 लीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है, ये हमारे पास मोलैरिटी है, ये हमारे पास मोलैरिटी है, और ये जो है, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो यहाँ से क्या होगा, आपके जो मोल्स हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दैट इज योर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोलैरिटी 0.05 इंटू 0.5, ठीक है, तो कितना आ गया मोल्स, दैट इज योर 0.025 मोल यहाँ पे आपके निकल जाते हैं, ठीक है। सो अब मोल हमारे पास यहाँ पे आ गए, तो मास इजीली यहाँ पे निकल जाएगा, हमें यहाँ से मास ही पूछा है, ठीक है। तो मास निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम, मास इज इक्वल टू, ठीक है, योर मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट जो है, तो इसका कितना दिया गया है, 120, ओके। तो मोल्स है हमारे पास कितने, 0.025 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है, दैट इज योर 120। तो जब आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज योर 3, दैट इज योर 3 ग्राम्स, कितना आएगा, 3 ग्राम, ठीक है। एक का निकाल लिया, यानी कि आपको आंसर जो है यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह आप NaCl का भी निकाल सकते हो, और EDTA का भी आप जो है डाइल्यूशन जो फॉर्मूला है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। हमारा कोई जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन से ही आ गया, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, यानी कि आपको जो बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से जो एंजाइम से है, एंजाइम इनहिबिशन से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आइडेंटिफाई करना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन के लिए। सो
जो वी मैक्स होता है वो अनचेंज्ड रहता है। यस, जब भी कंपिटिटिव रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें जो वी मैक्स होता है, ठीक है, वो अनचेंज्ड रहता है। एंड जो के एम होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, के एम इंक्रीज होगा, वी मैक्स अनचेंज रहेगा। अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, जो के डी है, ठीक है, जो के डी है अगर वो बढ़ेगा, ठीक है, एंड जो Km है वो भी बढ़ेगा, तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है एफिनिटी, एफिनिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो Km यहाँ पे बढ़ता है, Kd भी यहाँ पे बढ़ता है, इससे क्या हो जाता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी लो हो जाती है। और जब भी जो Kd है वो लो होता है और Km भी जब लो होता है, तो ये क्या होता है, एफिनिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन कांस्टेंट होता है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है जब भी कंपेटिटिव रिएक्शन होती है तब। अब यहाँ पे फोर्थ आंसर जो ऑप्शन है वो क्या है कि जो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट इन द लीन वीबर बर्क प्लॉट। ठीक है, तो आप देखिए इस यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो। ठीक है, ये लीन वीबर बर्क प्लॉट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें, ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो है ये अन इनहिबिशन का ग्राफ है। अन इनहिबिशन, इनहिबिशन, अन इनहिबिशन का ग्राफ है। एंड जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये है इनहिबिटेड। ठीक है, यानी कि पहले जो ये अनइनहिबिशन हुआ, यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो ये आपकी जो Km थी, ठीक है, ये यहाँ पर थी 1/Km। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू थी। जब भी यहाँ पे जो भी आपका इनहिबिटर आता है तो ये जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे, ये किस तरफ शिफ्ट होगा, ये लेफ्ट साइड है इस तरफ। ठीक है, और इस तरफ कौन सा साइड है, राइट साइड है। तो ये जो ग्राफ है ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ पे आपको दिया गया कि लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपको जो फोर्थ है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड वन मोर एलिमेंट टू द गिवन नंबर सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है, अब बताना है आपको कि नेक्स्ट जो है वो एलिमेंट कौन सा आएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि कोई पैटर्न है, कि यहाँ पे कोई बन रहा है कोई पैटर्न। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 71 और 76 है, यानी कि +5 यहाँ पे है। एंड 76 है और 69 है, यानी कि -7 यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पैटर्न आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, माइनस -7 यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, एंड +5 यहाँ पे ये हो गया। एंड -7 आप इससे करोगे, यानी 72 -7 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज यानी 65। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आएगी दैट विल बी 65। समझ आया, चलिए what will be the length of DNA molecule containing 10 million base pairs। ठीक है, अब एक डीएनए मॉलिक्यूल दिया है आपको और उसकी जो लेंथ है वो बताई है 10 मिलियन बेस पेयर। तो सबसे पहले जो 10 मिलियन बेस पेयर होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है, जो 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन जो होता है वो कितना होता है, 10 मिलियन, 10 मिलियन यानी कि योर 1 करोड़। ठीक है, सो 10 मिलियन, ठीक है, मिलियन होता है आपके पास 10⁻⁶। तो 10 × 10⁻⁴ ये हो गया आपका लेंथ। ठीक है, ये इज इक्वल टू 10 मिलियन। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि दो बेस पेयर में कितनी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, टू बेस पेयर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होती है, दैट इज योर 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर आप आंगस्ट्रॉम जो लिखते हो। ठीक है, 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। अब आप इस मीटर को जो है हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिलीमीटर में आंसर है, तो उसको सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे
तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो जो है वो माइनस हो जाएंगे, यानी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को फिर से हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ से जो है आप टोटल लेंथ निकाल सकते हो। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितनी आ जाएगी, दैट इज योर, जो आपका लेंथ दी गई है डीएनए मॉलिक्यूल की, ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि 10 मिलियन, 10 इंटू 10⁻6, और जो टोटल डिस्टेंस है कितनी है, 3.4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस और प्लस आपस में माइनस हो जाते हैं, एंड 3.4 कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, दैट इज 0.34 मिलीमीटर। तो टोटल जो लेंथ है डीएनए की कितनी होगी, 3.40 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब, जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है टू, वो क्या ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है, आरआरएनए जो होता है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा, एमआरएनए 2 करता है, बट जो टीआरएनए है वो आपका जो पॉलीमरेज थर्ड है वो ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए। तो 5s आरएनए है वो भी आपका जो पॉल 3 है वो ट्रांसक्राइब करता है, एंड जो एमआरएनए है, एमआईआरएनए, एसएनआरएनए है, वो कौन ट्रांसक्राइब करता है, जो आरएनए पॉल सेकेंड। ठीक है, सो योर फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, so the cytosine residue on the DNA are methylated as specific di or trinucleotide sequence. Which among these methylation motifs predominantly found in the case of protein codings in animals? ठीक है, एनिमल्स में ये पूछा गया है, एनिमल्स में ये पूछा गया है, और यहाँ पे बताया गया जो एच है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एच आपको दिए गए, एंड दीज एच स्टैंड फॉर ATC। तो आपको पता है कि डीएनए जो मिथाइलेशन होती है, ठीक है, उसका क्या रोल होता है, वो आपका काम करता है जीन साइलेंसिंग में। ठीक है, डीएनए मिथाइलेशन जहां भी होती है उस जीन का क्या हो जाता है, उसका जीन साइलेंसिंग में उसका रोल होता है, जो आपका उसको फंक्शन होता है उसको अल्टर करने में उसका रोल होता है। ठीक है जी, सो जो एनिमल्स होते हैं उनमें आपने पढ़ा होगा सीपीजी आइलैंड। ठीक है, जो सीपीजी आइलैंड होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, डीएनए मिथाइलेशन होती है, जो कि जीन का एक्सप्रेशन क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और जिन भी सीजीपी आइलैंड में मिथाइलेशन नहीं होता है वहां पे जीन का एक्सप्रेशन क्या रहता है, ऑन रहता है। ऑलराइट, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज और आर नॉट द कार्बन सोर्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, एक कंपाउंड है या ज्यादा कंपाउंड है जो कि जो एसिटाइल कोएंजाइम का कार्बन सोर्स नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो जो इथेनॉल होता है, इसका जब आप मेटाबॉलिज्म देखोगे तो इथेनॉल जो होता है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे NADP प्लस और NADH यहाँ पे बनता है, ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये फर्दर इसको एसिटेट में कन्वर्ट करता है, एंड यहाँ पे एसिटेट को ए लाइगेज आता है जो कि इसको फाइनली किस में कन्वर्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, ठीक है, वो तो कार्बन सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स की। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पायरुवेट दिया गया है, ठीक है, पायरुवेट भी एज अ कार्बन सोर्स, ठीक है, सोर्स होता है फॉर द एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, पायरुवेट भी यानी कि सोर्स है एसिटाइल कोएंजाइम का, एंड जो वेलिन है या आइसोल्यूसिन है, ठीक है, ये जो है ये फर्दर प्रोपाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं, प्रोपाइल कोए या मिथाइल एमाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं, और ये सक्सेनाइल कोए, यानी कि ये कोएंजाइम ए के लिए ये भी एक कार्बन सोर्स का काम करते हैं। ठीक है, बट जो
बट जो है आपको ऑक्सोलोएसीटेट है और एसिटोएसीटेट है, ठीक है, ये जो होते हैं इनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है एसिटाइल कोएंजाइम के कार्बन सोर्स होने में, ठीक है। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, दिस विल नॉट योर राइट, यानी कि ये इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लिंकर हिस्टोन, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, एंड जो हिस्टोन होती है वो ऑक्टामर में प्रेजेंट होती है, यानी कि 8 सब यूनिट की ये प्रोटीन होती है हिस्टोन। इसमें क्या क्या होता है, एक सब यूनिट होती है आपकी H2A, ठीक है, एक होती है आपकी H2B, ठीक है, एक होती है आपकी H3 एंड H4, और ये सब यूनिट यहाँ पे डबल डबल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो सब यूनिट होती है, ये क्या होती है, ये सब यूनिट जो होती है वो बाइंड होती है एक लिंकर हिस्टोन से, उसको हम क्या कहते हैं, तो इस लिंकर हिस्टोन को क्या कहा जाता है, इस लिंकर हिस्टोन को कहा जाता है H1, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकर हिस्टोन कौन सा है, दैट इज H1। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statement is true with respect to optical activity? So relationship exists between the R and S configuration of the enantiomers and the direction plus and minus which they rotate the plane polarized light. नहीं, इसमें जो प्लस और नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ D and L isomers of the same compound will be optically active, नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। Meso compounds that are optically inactive may contain stereogenic center और chiral center, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ डायग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, दैट इज योर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, 5 ये है, ठीक है, प्लस ये हो गया, एक आपके पास ये हो गया 6 7 8, ठीक है, 8, ये वाला 9, ठीक है, एंड ये वाला 10, ठीक है, ये हो गया आपके पास +5 10 एंड यहाँ पे 2 और होंगे, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पर जो है वो कितने रेक्टेंगल्स हैं इस डायग्राम में, 12 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से काउंट कर सकते हो, इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द cytosine residue in the DNA are methylated at specific di or trinucleotide sequence. Which among of these methylation motifs are found predominantly in case of protein coding gene in plants? तो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सेम करा था, ठीक है, उसमें हमसे जो मिथाइलेशन है, डीएनए मिथाइलेशन है, वो एनिमल्स में पूछी गई थी, ठीक है। और इस केस में हमसे जो डीएनए मिथाइलेशन है किसमें पूछी गई है, प्लांट्स में पूछी गई है। तो जो ये सीपीजी आइलैंड होते हैं ये तो एनिमल्स में बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते। अब इन दोनों में आप देखो, ठीक है, तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं जहाँ पे डीएनए मिथाइलेशन होती है वो 3 जगह पे होती है। एक होती है सी जी, ठीक है, सी जी एंड सी इस साइड पे होती है। सेकंड कहाँ पे होती है, सी एच जी, यानी कि सीपीजी पे भी होती है, बट सी एच जी एंड जी एच सी, ठीक है, एंड एक होती है आपकी सी एच एच एंड सी डी डी।
तो मेनली जो होती है डीएनए मिथाइलेशन वो कहाँ पर होती है, CHG एंड CHH, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है आपका दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो। मोटिव्स कॉमनली फाउंड इन द कोर प्रमोटर ऑफ यूकैरियोटिक जीन्स कोडिंग जीन्स, ठीक है, दैट आर जो टाटा एंड प्रिग्नो, ठीक है, टाटा एंड प्रिग्नो जो होता है वो सेम ही चीज है, बस नाम अलग अलग होते हैं। ये प्रिग्नो जो होता है वो बैक्टीरिया में है, टाटा तो यूकैरियोट्स में होता है। टाटा एंड ट्री ये भी बिल्कुल गलत है। कोजक सीक्वेंस जो होते हैं, ये तो कोजक सीक्वेंस में जो आपको पॉलीमरेज है, ठीक है, वो बाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है आपका ये अपस्ट्रीम प्रमोटर, अपस्ट्रीम कोर प्रमोटर है, और ये जो है आपका ये डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम कोर प्रमोटर है, ठीक है। जो कोर प्रमोटर है उसके जो मोटिव्स है कॉमनली कौन कौन से फाइंड होते हैं, एक होते हैं आपके टाटा, सेकंड होते हैं आपके मोटिव 10 एलिमेंट, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं आपके मोटिव्स होते हैं, कोर प्रमोटर के मोटिव्स होते हैं। चलिए, next question is you are given a 5 millimolar solution of sucrose. If you hydrolyze it by adding equal amount of volume HCl, what would be the final concentration of glucose and the fructose in hydrolysis? तो आपसे फाइनल कंसंट्रेशन पूछी गई है। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे, जो सुक्रोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है, 1 unit ऑफ योर ग्लूकोज एंड 1 unit ऑफ योर फ्रक्टोज, एंड जो आपके पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया गया सुक्रोज का वो कितना है, 5 मिली मोलार, यानी कि जब भी हम इसमें HCl डालेंगे और जब ये टूटेगा तो कितना ग्लूकोज कितना फ्रक्टोज निकलेगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो आधा इसका क्या निकलेगा, फ्रक्टोज, और आधा ग्लूकोज, यानी कि हाफ, ठीक है। 1/2 उसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5 एंड 2.5, यानी कि 2.5 जो है ग्लूकोज निकलेगा एंड 2.5 जो है वो फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। इसका सेकंड आंसर जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ट्रांसक्राइब प्रोटीन coding gene, the RNA polymerase forms the pre-initiation complex PIC in association with, ठीक है। जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या क्या होता है, जो टाटा फैक्टर 2F होता है, टाटा बाइंडिंग फैक्टर D होता है, एंड टाटा बाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, हेलिकेज होता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आपके प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद जो है आपकी फर्दर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a culture obtained two bacterial population XY in an equal proportion. On the dilution plating, only two colonies were obtained due to excessive dilution. The probability that one will X and other will be Y is, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू पॉपुलेशन दी गई है, एक्स और वाई, ठीक है। अब यहाँ पे डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, ओनली टू कॉलोनीज वर ऑब्टेन ड्यू टू एक्सेसिव। अब यहाँ पे आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, एक बन सकता है एक्स एक्स, एक बन सकता है एक्स वाई, एक बन सकता है वाई एक्स, और एक बन सकता है वाई वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है कि जो यहाँ पे टू कॉलोनीज है, ठीक है, डाइल्यूशन पे, इसको हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ये बतानी है आपको, इक्वल प्रमोशन में प्रोपोर्शन पे लेनी है, तो एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, दैट इज 1/2, ठीक है। इसमें एक ये आएगी 1/2 ये, एंड 1/2 ये, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2, ठीक है। अगर ये प्रोबेबिलिटी रही तो आप जो x होगा और जो y होगा, ठीक है, ये हाफ होगी, यानी कि हाफ कंसंट्रेशन होगी, यानी कि 50% जो होगी x होगा और अदर 50% जो होगा वो y होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है स्ट्रक्चर में, तो आपको ये बताना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कार्बन यहाँ पे काउंट कर ले। तो अगर आपने कार्बन यहाँ पे काउंट कर लिए तो आपका जो है वो राइट आंसर यहाँ से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ओ एच जो है एक कार्बन यहाँ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9
10 11 12, तो कितने कार्बन है यहाँ पे 12। तो यहीं से ही जो आपका ऑप्शन निकल जा रहा है, सही उत्तर निकल जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट इमेज इन द सीरीज। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इमेजेस दी गई है। अब नेक्स्ट सीरीज में हमें इस नेक्स्ट इमेज में फाइंड आउट करनी है। सो अब यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ पे फिल किया गया है एक कॉलम, और नेक्स्ट में ये यहाँ पे है, यानी कि ये जो है यहाँ से 180 डिग्री यहाँ पे मूव करा है, ठीक है। 180 डिग्री मूव करा है, सो यहाँ पे पहुंच गया। अब ये जो है अब यहाँ से कहाँ पहुंच गया, इधर, यानी कि 180 डिग्री, 1, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से फिर से अगर ये 180 डिग्री यहाँ पे जाएगा तो ये पहुंचेगा कहाँ पे, इधर, ठीक है। इधर से 1 2, यानी कि 30 डिग्री इसको अगर हम माने तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, दैट इज योर 240 डिग्री, यानी कि 240 डिग्री यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। दिस इज द 240 डिग्री, ठीक है, ये होगा 240 डिग्री। नेक्स्ट में ये कहाँ जाएगा, प्लस 60 और करेंगे तो कितना चला जाएगा, 360 डिग्री पर। तो 360 डिग्री पर ये, अब यहाँ से ये 360 डिग्री मूव करेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, यहीं से ये यहीं पे पहुंच जाएगा, यानी कि योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ट्राइपेप्टाइड, दैट इज योर ट्रिप्टोफान, ग्लाइसिन, हिस्टीडीन। मॉलिक्यूलर वेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे बोला है कि एक ट्राइपेप्टाइड आपको बनानी है, ठीक है। ट्रिप्टोफान जो तो ग्लाइसिन के साथ यहाँ पे जुड़ी है, एंड ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है जी। एंड ग्लाइसिन जो है वो हिस्टीडीन के साथ यहाँ पे जुड़ी है। तो जब भी यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं टू अमाइनो एसिड के बीच में, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। सो 18 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 36 जो होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इनके मॉलिक्यूलर वेट जो है उनको क्या करना है, इनको आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। 75.07 एंड 155.2, ठीक है। यहाँ पे 7 4 4, ठीक है, 3 एंड 4। तो इसमें से आपको क्या करना है, 36 को आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है, और तो जितना आ गया वो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 9, तो यहाँ पे आ गया 3। तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इस पेप्टाइड का कितना होगा, दैट इज 398.47, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट लाइकली सब सेल्यूलर लोकलाइजेशन ऑफ नेक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो आपको यहाँ पे इसको देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करी है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है हमेशा न्यूक्लियस में होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है वो नेक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस में, ऑलराइट। चलिए एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन रेट्रोवायरस दैट किल्स, ठीक है। एड्स जो होता है ह्यूमन रेट्रोवायरस कॉज करते हैं उसको, और उसको किल कौन करते हैं, दैट इज योर CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट, ठीक है। आपका थर्ड ऑप्शन है ये राइट आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस। नेक्स्ट हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच ऑल।